नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग जो है नवीन राज्यों का उदय पढ़ रहे हैं और जिसमें अभी तक हम लोग कह सकते हो अवध, बंगाल, इसके अलावा निजाम, मैसूर और इसके साथ साथ हम कहेंगे राजपूत, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग नए साम्राज्य मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो जितने आपने पढ़े हैं इसमें बंगाल, मैसूर और जो मराठा आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मराठा साम्राज्य था, तो इससे प्रश्न तो बहुत ही अधिक बनते हैं क्योंकि इसका शासनकाल भी बहुत अच्छा रहा है, लंबा रहा है और साथ ही साथ ये जो है बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। कहा जाता है कि अगर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मराठों पर ना हुआ होता तो जो है पूरे भारत पे कब्जा जो है मराठों का होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ और साथ ही साथ जो है शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मराठों के उत्कर्ष और शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य कहा जाता है कि मराठा जो शब्द है ये राठा शब्द से बना है, राठा शब्द से उत्पत्ति हुई है। देखो, हम लोग मराठा जो साम्राज्य है इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक छत्रपति शासन के अधीन, एक तो हम लोग छत्रपति शासन के अधीन पढ़ेंगे और दूसरा पेशवा शासन के अधीन, पेशवा शासन के अधीन। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो हम कहेंगे 1674 से 1713 और इधर 1713 से 1818। क्योंकि दोस्तों देखो, पहले जो है गद्दी पर बैठते थे छत्रप्रत, फिर धीरे धीरे छत्रप्रत की सारी जो शक्तियां हैं वो पेशवा के में जो है निहित हो जाती हैं, इसलिए जो फिर पेशवा का शासन पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही तो नहीं मराठा की नींव पड़ गई, बहुत ही संघर्ष रहा है। कब मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी है? 1674 में। इसके पहले शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बहुत ही अधिक संघर्ष करते हैं और शाहजी भोसले के पिता मालोजी वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। तब एक दिन जो है मराठा साम्राज्य की नींव पड़ती है। अगर हम इसको मैप पर देखें तो मराठों की क्या स्थिति है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, यहां पे आप इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहां से एक ताप्ती नदी जाती है। तो तापी नदी से दक्षिण की ओर जो है मराठा फैले हुए थे। तो इधर ये वाला क्षेत्र किसका है? मराठा का है। वास्तव में मराठा पहले एक छोटी सी जाति थे या छोटा सा संगठन था, बस थोड़े ही मराठे थे। लेकिन क्या है कि किस प्रकार से एक दिन शिवाजी ने पूरे भारत में कह सकते हो मराठों का परचम लहराया, क्या है कहानी, तो समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मराठा लोग रहते हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कृषि तो बिल्कुल जीरो मात्रा है, यहाँ पे कृषि अच्छी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे मरुस्थल भी पड़ता है, थार मरुस्थल। इधर जो है यहाँ पे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ के जितने भी मराठा लोग थे वो बहुत शक्तिशाली थे। वो पहाड़ों पर, इधर पहाड़ भी पड़ते हैं, पर्वत भी पड़ते हैं, तो इनमें लड़ने में बहुत ही सक्षम थे। इनके अंदर फुर्ती बहुत थी, लड़ने में कह सकते हो योद्धा थे, पराक्रमी थे।
तो ये लोग जो है अपनी सेवा, जो अन्य अन्य शासक यहाँ पे होते थे उनकी सेवा में लगातार लगे रहते थे। इसमें है शिवाजी के, हमने बताया पिता का नाम क्या था, शाहूजी नहीं शाहजी, शाहजी भोसले नाम था, ये इनके पिता हैं। और इनके, अगर इनके पिता की बात करें, इनके पिता तो मालोजी। मालोजी, हम लोग बिल्कुल इतिहास को जीरो लेवल से उठा रहे हैं, आप सभी को पता है। इसी प्रकार से हम लोग मराठा साम्राज्य को भी समझेंगे कि नींव आखिर पड़ी कहां से। तो हमने बताया मालोजी से समझते हैं। हमने अभी बताया कि मराठा जितने हैं वहां पे छोटी सी एक जाति है, ज्यादा कोई इनका बड़ा विस्तृत क्षेत्र नहीं है, एक संगठन है सिर्फ। तो मालोजी भी एक पराक्रमी व्यक्ति थे और वो जो है यहाँ के अन्य शासकों की सेवा करते थे। कहने के तात्पर्य है उनकी सेना में सम्मिलित होकर उनके अंगरक्षक बनकर जो है उनकी सेवा करते थे। तो मालोजी जो है यहाँ पे लखू जी के अंगरक्षक थे। अंगरक्षक, अंगरक्षक क्या है, यहाँ पे एक शासक थे छोटे से लखू जी, उनके अंगरक्षक थे मालोजी। अब क्या होता है, मालोजी की पुत्री होती है, पुत्री होती है, और पुत्री की शादी जो है किसके साथ हो जाती है, शाहजी भोसले के साथ, जिनका नाम था जीजाबाई। जीजाबाई, कहने का तात्पर्य है शाहजी भोसले की शादी किसके साथ होती है, लखू जी जो शासक थे उनकी पुत्री के साथ जो है शाहजी भोसले की शादी हो जाती है। इसके अलावा फिर क्या होता है, अब फिर मालोजी की कह सकते हो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर पूरा कार्यभार संभालते हैं शाहजी भोसले। शाहजी भोसले आप सभी को पता है कि 1620 की तरफ जो है, कहने का तात्पर्य है जहांगीर के दरबार में कार्य करते हैं, जहांगीर के दरबार में। इसके अलावा जहांगीर के बाद में शाहजहां के दरबार में इन्होंने काम किया शाहजी ने। उसके बाद में शाहजी भोसले की मृत्यु हो जाती है, तो फिर पूरा कार्यभार संभालते हैं शिवाजी। तो आइए समझते हैं शिवाजी के पहले जीवन काल के बारे में, समझ लेते हैं कि शिवाजी का जीवन का मतलब जो है जन्म कब हुआ था। तो ये सब आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर दोहरा देता हूं, फिर शुरू करता हूं। मैंने बताया मराठा, मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई। हम लोग मराठों के बारे में दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक तो छत्रपति शासन, छत्रपति के अधीन शासन, और एक पेशवा के अधीन शासन। इसमें मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को कहा जाता है। मैंने बताया कि अभी मराठा साम्राज्य की नींव नहीं पड़ी है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और दादा का नाम मालोजी था, ये आपको याद रखना है। हमने बताया मालोजी जो है बहुत ही कह सकते हो पराक्रमी व्यक्ति थे, क्योंकि मराठा लोग हमेशा जो है लड़ाई झगड़े में, कह सकते हो युद्ध करने में बहुत ही निपुण थे, और वो जो है पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राजा के यहाँ रहकर उनकी सेवा करते थे। तो मालोजी है लखू जी के अंगरक्षक थे, उनकी पुत्री हुई, उसकी शादी जो है शाहजी भोसले के साथ हो जाती है, उनका नाम था जीजाबाई। इसके अलावा फिर शाहजी भोसले थोड़े दिन 1620 की तरफ जहांगीर के दरबार में कार्य करते हैं। फिर जहांगीर के बाद में जब उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो शाहजहां के यहाँ कार्य करते हैं। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बीच में अभी मैंने बताया कि इनकी शादी किसके साथ हुई है, जीजाबाई के साथ। तो अभी जीजाबाई का जो पुत्र होगा वही होगा शिवाजी। तो अब हम लोग समझते हैं शिवाजी के बारे में। ये सिर्फ कहानी मैंने इसलिए बताई, अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए इसको कहानी बता दी है जिससे कि आपको पृष्ठभूमि समझ में आए कि मराठा साम्राज्य कहां से उदय हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहले शिवाजी के बारे में समझते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो हमारे साथ जुड़ सके और एक बढ़िया से कह सकते हो इतिहास को कैसे याद करना है, कैसे समझना है, कैसे पृष्ठभूमि को जानना है, वो और मजेदार हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं शिवाजी। शिवाजी, इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1627 ईस्वी में। कहां हुआ? स्थान शिवनेर दुर्ग, कहा जाता है शिवनेर दुर्ग की पहाड़ियों में हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। माता अभी आपने जाना था जीजाबाई। माता कौन थी? जीजाबाई थी। इसके अलावा अब आगे क्या याद रखना है कि
लगभग में जब शाहजी भोसले वैसे भी यहाँ पे दरबार में नहीं रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों में राजा की सेवा किया करते थे, तो लगभग में शिवाजी जब 10 वर्ष के हुए थे तब जो है इन्होंने, जो शाहजी भोसले थे, उन्होंने जीजाबाई का परित्याग कर दिया और एक अन्य महिला के साथ शादी कर ली। तो उन्होंने तुकाबाई से शादी कर ली थी। कहने का तात्पर्य है शाहजी भोसले ने जीजाबाई का साथ छोड़ दिया और तुकाबाई के साथ शादी कर ली। अब जो है पूरी जिम्मेदारी जो है लालन पालन की शिवाजी की किस पे आ गई है? जीजाबाई पे आ गई है। तो शिवाजी के एक कह सकते हो संरक्षक थे। संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव। और गुरु की बात करें तो समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। अब देखो, कहा जाता है कि कोई भी बच्चा कैसे कल्चर में रह रहा है, कैसी संस्कृति में रह रहा है, कह सकते हो, तब जो है उसके अंदर उसके आदर्श निपुण होते हैं, वैसे आदर्श आते हैं उसके अंतर्गत। अब देखो, इधर दादा कोंडदेव, समर्थ रामदास, ये बहुत ही कह सकते हो अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे संरक्षक हैं, जिसके चलते शिवाजी के अंदर भी बहुत ही अच्छे आदर्श आए थे। और इधर इनकी जो कहते हो माता है जीजाबाई, वो भी बहुत ही अच्छे उनके अंदर आदर्श थे। तो जब शिवाजी बड़े होते हैं तो उनके भी अंदर बहुत ही अच्छे आदर्श आते हैं और वो कसम खाते हैं कि हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके अलावा अब इनकी बात करें प्रारंभिक विजय। अगर इनकी प्रारंभिक विजय बात करें, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि मराठा साम्राज्य की नींव नहीं पड़ी है, एक ये सिर्फ संगठन है और इसमें शिवाजी के अंडर में आके सभी लोग जो है आराम से कह सकते हो युद्ध करने के लिए तैयार हैं कि हमें अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो देखिए, समझिए, प्रारंभिक विजय। फिर हम लोग मैप बनाते हैं, समझते हैं क्या कंडीशन है। हमने बताया कि यहाँ पे क्या रह रहे हैं, छुटपुट जो है मराठे रह रहे हैं। और उसके पहले जब मैंने मैसूर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था दक्षिण की ओर विजयनगर साम्राज्य चलता था और विजयनगर साम्राज्य में ज्यादातर हिंदू बाहुल्य थे, या कह सकते हो उसमें बहमनी साम्राज्य चलता था, उसमें हिंदू बाहुल्य थे। अब क्या होता है, उधर जो है विघटन हो जाता है बहमनी साम्राज्य का और उसमें आप सभी को पता है अहमदनगर, इसके अलावा गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, ये क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे है बीजापुर, इसके पड़ोस में है गोलकुंडा। इधर है क्या? बीजापुर, इधर गोलकुंडा, इधर आप देखेंगे तो अहमदनगर है और इधर आप जाएंगे तो बीदर है और इधर ही है बरार। तो इस तरीके से ये है। अब क्या है, यहां पे गोलकुंडा और बीजापुर शासकों में पटरी नहीं खाती है और उधर जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा है वो है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। यहां पे हम कह लेते हैं दिल्ली है और यहां गद्दी पर बैठा है औरंगजेब। इधर गद्दी पर बैठा है औरंगजेब, यहां पे बीजापुर और गोलकुंडा के शासक आपस में लड़ रहे हैं। आप सभी ने जब औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा कभी भी, या मैंने जब आपको मुगलों के पतन बताया था तो मैंने बताया था कि एक मुगलों के पतन का कारण यह भी है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति। कहने का तात्पर्य वो लगातार बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो औरंगजेब का भी ध्यान किधर है? बीजापुर और गोलकुंडा की तरफ है और आपस में गोलकुंडा और बीजापुर भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई बढ़ रही है। और इधर जो है शिवाजी ने भी, यहाँ पे भाई शिवाजी भी रहते हैं, तो शिवाजी भी जो है बीजापुर और गोलकुंडा को अपने शासन में मिलाना चाहते हैं या वहां पे कब्जा करना चाहते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे चार व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। इधर औरंगजेब, इधर जो है गोलकुंडा के शासक, इधर बीजापुर के शासक और इधर शिवाजी। तो कह सकते हो एक गुट जैसा बन गया, अलग अलग क्षेत्र वो उनको हराना चाहते हैं, वो उनको हराना चाहते हैं। तो प्रारंभिक विजय में बात करें तो सबसे पहले 1643 में हम कहेंगे सबसे पहले इन्होंने कौन सा किला जीता? सिंहगढ़ का किला। 1643 या 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता। 1653 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता और 1656 में इन्होंने कह सकते हो
जावली का किला जीता। जावली। अब कभी कभी पूछ जाता है कि जावली का किला किससे जीता था, तो चंद्रराव मौर्य। चंद्रराव मौर्य से जो है जावली का किला जीता था। तो ये 4 किले जीते हैं। पूछा जाता है कि शिवाजी ने सबसे पहले किला कौन सा जीता था, तो सिंहगढ़ का किला जीता था। अच्छा, ये तो प्रथम जो है कह सकते हो, या जो इनके जो है ये प्रारंभिक विजय हैं। ये सभी जो क्षेत्र पड़ते हैं वो ये इसी क्षेत्र में बीजापुर गोलकुंडा वाले तरफ पड़ते हैं। ये बात जब अकबर को पता चली कि यार अब तो मेरा दूसरा प्रतिद्वंदी आ गया है, हम यार बीजापुर और गोलकुंडा पे जो है कब्जा करना चाहते हैं, वहां पे एक शिवाजी नामक मराठा है वो कब्जा करना चाहता है। तो इसके चलते भैया अब क्या होगा, औरंगजेब जो है खफा किससे है, शिवाजी से। और इधर जो है बीजापुर और गोलकुंडा के शासक भी खफा किससे हैं, शिवाजी से, क्योंकि उनके क्षेत्र में उन्होंने किले जीत लिए। तो इसके चलते बीजापुर का उस समय शासक था यूसुफ आदिल शाह। कौन है, यूसुफ आदिल शाह है। अब क्या है, यूसुफ आदिल शाह उस समय गद्दी पर बैठा है, तो उसने सोचा कि यार हमको जो है शिवाजी को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो इधर क्षेत्र में कब्जा कर लेगा। तो यूसुफ आदिल शाह अपना एक इसका सेनापति था जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां, अफजल खां को बुलाता है, कहता है कि यार किसी भी प्रकार से आप जो है शिवाजी की हत्या कर दीजिए या उसको जो है पकड़ के बंधक करके हमारे पास लाइए। अफजल खां का उस समय उस क्षेत्र में बीजापुर वाले क्षेत्र में नाम था, बहुत ही कह सकते हो बहुत बड़ा योद्धा था। तो अफजल खां ने जो है उस समय एक मंत्री थे जिसका नाम था भास्कर, भास्कर या कृष्ण जी भास्कर भी लिख सकते हो, कृष्ण जी भास्कर। कृष्ण जी भास्कर को एक संदेश देता है कि एक संदेश लिखो और उसमें जो है शिवाजी से कहो कि हमसे संधि कर लें या फिर जो है युद्ध करने के लिए तैयार रहें। इस तरीके से उन्हें संधि भिजवाया। अब कृष्ण जी भास्कर जो है किसके पास गए, शिवाजी के पास गए कि जो बीजापुर के शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, उनका एक सेनापति है अफजल खां, उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, उसमें कहा है कि आप मेरे साथ संधि कर लीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो शिवाजी ने कृष्ण जी भास्कर जी से कहा कि ठीक है, मैं अफजल खां से मिल तो लूंगा लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। कहा ये तो बताओ मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा। तो भास्कर जी या कृष्ण जी भास्कर ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कह सकता धोखा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा भास्कर ने कहा क्या शर्त है। कहा कि जहां पे मैं स्थान बताऊंगा वहां पे अफजल खां मिलेंगे, तब तो मैं मिलूंगा। तो भास्कर जी कह रहे ठीक है, मैं तुम्हारी आपकी सूचना अफजल खां के पास पहुंचा देता हूं। भास्कर जो है अफजल खां के पास जाते हैं और कहते हैं कि शिवाजी ने कहा है कि मैं अपने अनुसार जो है एक स्थान निर्धारित करूंगा, वहां पे मिलूंगा। अफजल खान ने कहा अरे ये तो हमारे इसे आगे पीछे है। हाँ ठीक है, हम मिल लेंगे। तो इसके चलते अब जो है अफजल खां और शिवाजी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1659 और लिखना है अफजल खां की हत्या। क्या है हत्या मामला। अब शिवाजी ने कहा था कि मैं अपने निर्धारित स्थान जो बताऊंगा वहां पे मिलूंगा। तो शिवाजी ने एक स्थान बताया, लगभग में कह सकते हो एक गांव था जिसका नाम था पारग्राम। वहां पे कहा हम मिलेंगे। और इन्होंने शिवाजी को पता था कि अफजल खां मेरे साथ है धोखा कर सकता है। तो शिवाजी ने क्या किया, 2 व्यक्तियों को अपने साथ ले गए, उनके साथ सेना को ले गए और उनको जो है कह सकते हो झाड़ियों में छिपा दिया। नाम क्या था जो 2 व्यक्ति जो है शिवाजी के साथ गए थे, तो एक का नाम था जीव महल और दूसरे का नाम शंभुजी। अब क्या है, ये दोनों व्यक्ति जाते हैं शिवाजी के साथ और झाड़ियों में छिप जाते हैं। अफजल खां आता है और कहता है और शिवाजी कैसे हो, आप मेरे साथ गले लगिए। शिवाजी को पता था कि जो भैया ये हमारे साथ गद्दारी करेगा। तो शिवाजी ने क्या किया था, अपने सर पर भी कवच बंद पहन लिया था, शरीर में भी कवच पहन लिया था और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ये हाथ है, हाथों में उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी और अंगूठी उल्टा करके पहनी थी, इसमें जो है धारदार अंगूठियां थी। अब क्या है, अब शिवाजी उनके साथ गले मिलते हैं, तब तक देखते हैं कि अफजल खां उनको दाबने का कोशिश कर रहा है, खंजर निकाल रहा है अपने पास से। शिवाजी ने अपने हाथ खोले और उन्होंने जो है एक यंत्र है जिसका नाम बोल बगनक, क्या हाथ में पहन के गए थे, बगनक हाथ में पहने हुए थे और उससे जो है अफजल खां का पेट बिल्कुल फाड़ दिया या चीर दिया कह सकते हो और अफजल खां की हत्या कर दी। ये बात जब पता चली
यूसुफ आदिल शाह को कि अरे मेरा इतना पराक्रमी जो सेनापति था वो तो मार दिया गया है। अब पूरे क्षेत्र में शिवाजी की दहशत मच गई कि अरे कोई शिवाजी हैं और उसने एक इतने बड़े पराक्रमी सैनिक को पराजित कर दिया है। अब तो ये बात जब पता चली औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने कहा यार हमको लगता है हमारा जो दक्षिण की नीति है वो सफल नहीं होगी। इसके चलते अब क्या होता है 1663 में जो है शाइस्ता खान ये जो है औरंगजेब का मामा है। शाइस्ता खान है 1659 ही लिखेंगे, 1663 नहीं 1659 में शाइस्ता खान को जो है इधर दक्षिण का जो है ये सॉरी दक्षिण का जो है वो दक्षिण का जो है सूबेदार नियुक्त करके भेजता है शाइस्ता खान को। और शाइस्ता खान यहाँ पे आता है और यहाँ पे बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह उनसे गठबंधन कर लेता है कि यार इसको रास्ते से हटाओ, शिवाजी को ये बहुत परेशान किए है। इसके साथ में शाइस्ता खान और बीजापुर के शासक ने मिलकर शिवाजी को कुछ स्थानों पर पराजित किया। अब शिवाजी यहाँ पे हारते हैं, लेकिन शिवाजी कहा जाता है बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति थे और वो जो है रात में जो है आक्रमण कर देते थे। तो सन है 1663 का। 1663 में शिवाजी ने 400 व्यक्तियों के साथ शाइस्ता खां के जो महल था उस पर आक्रमण कर दिया। इसमें शाइस्ता खां डरकर भाग जाता है। अब जो है फिर दहशत मच गई, फिर औरंगजेब पास पहुंचती है बात कि यार वहां पे शिवाजी ने आज फिर जो है आक्रमण किया है। तो औरंगजेब बहुत ही परेशान हो गया था, तो उसने अपने पुत्र जो है 1663 में ही अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार नियुक्त करके भेजा। दक्षिण का सूबेदार किसको बना दिया? मुअज्जम को बना दिया। और मुअज्जम आप सभी को पता है कि औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, आगे वो आप सब पढ़ चुके हो। तो 1663 में जो है मुअज्जम सूबेदार बनकर आता है, कहां पे? दक्षिण में। आप देखो कहानी जो है बहुत ही कह सकते हो, ये किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर कहानी को आप अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ेंगे तो थोड़ा सरल लगेगा। इसको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, उसके आगे फिर कहानी शुरू करते हैं। हम लोगों ने बात की थी शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, स्थान शिवनेर दुर्ग, पिता जो है शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। क्या होता है, शिवाजी 10 वर्ष के होते हैं तो शिवाजी के पिता जो है अपनी पत्नी जीजाबाई का त्याग कर देते हैं और तुकाबाई से शादी कर लेते हैं। अब पूरी जिम्मेदारी जीजाबाई के पास आ गई है कि वो जो है किस प्रकार से शिवाजी का लालन पालन करे। इसके चलते संरक्षक बनाए गए दादा कोणदेव और गुरु जो है समर्थ रामदास बने। इनके अंदर हिंदू के प्रति बहुत ही कह सकते हो कर्तव्य निष्ठा थी, जिसके चलते ये आदर्श शिवाजी में भी आए और शिवाजी ने ठान लिया और प्रण लिया कि मैं जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। और फिर उन्होंने जो है कह सकते हो अपने आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1643 में सिंहगढ़, 1646 में तोरड़, 1653 में पुरंदर और 1656 में जावली का किला उन्होंने जीत लिया। ये जब बात पता चली औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने देखा कि यार हम जो है बीजापुर गोलकुंडा पे कब्जा करना चाहते हैं और ये एक कोई नया व्यक्ति आ गया, ये जो है वहां पे अपना कब्जा जमा रहा है। इसके चलते अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे बीजापुर का शासक है यूसुफ आदिल शाह, वो भी परेशान है। तो उसने जो है अफजल खान जिसका सैनिक था उससे कहा कि जाओ शिवाजी को पकड़ के लाओ या फिर उसकी हत्या कर दो जाके। ये बात पहुंचाई जाती है कृष्णजी भास्कर के द्वारा। कृष्णजी भास्कर जी शिवाजी के पास आते हैं और कहते हैं कि जो है आपको जो है अफजल खान मिलना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं। तो शिवाजी कहते हैं ठीक है, मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, परंतु शर्त यह है कि मैं जहां पे स्थान बताऊंगा वहां पे आपको मिलना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि प्रतापगढ़ किले से लगभग में 1.6 किलोमीटर, कितना 1.6 किलोमीटर दूर पार ग्राम में जो है शिवाजी मिलते हैं। शिवाजी को पता था कि अफजल खान हमारे साथ धोखा करेगा, इसलिए उन्होंने जीव महल और शंभू जी को अपने साथ ले गए थे और कहा था कि अपनी सेनाओं को तुम जो है झाड़ियों में छिपा के रखना, अगर कुछ ऐसा संशय दिखाई पड़े तो आक्रमण कर देना। अब क्या होता है, शिवाजी भी तैयार थे और उन्होंने क्या किया था, अपने सर पे कवच बांध लिया था, अपने शरीर पे कवच बांधे हुए थे और अपने हाथ में बखनक पहने हुए थे। अफजल खान उनको उनको जो है अपने गले लगाता है और गले लगाने में उसको दाबने की प्रयास करता है और अपना खंजर निकाल लेता है। शिवाजी समझ गए कि हम पे आक्रमण करने वाला है और उन्होंने अपने जो बखनक पहने हुए थे उससे जो है अफजल खान की हत्या कर दी। ये बात जब फिर फैल गई बीजापुर और यहाँ पे गोलकुंडा और औरंगजेब पास,
तो औरंगजेब ने अब क्या किया, 1659 में अपने मामा शाइस्ता खां को जो है दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजता है। शुरुआत में जो शाइस्ता खां था उसने बीजापुर के शासक से साथ मिलकर गठबंधन करके शिवाजी को पराजित करता है, तो कुछ जो है स्थान शिवाजी से जीत लेता है। इसके बाद में क्या होता है, 1663 का समय आता है। शिवाजी रात्रि के समय बहुत ही अच्छा आक्रमण करते थे। इसके लिए 400 व्यक्तियों के साथ शाइस्ता खां पे आक्रमण कर देते हैं। शाइस्ता खां वहां से भाग जाता है। इसके बाद में औरंगजेब जो है अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार बना के भेजता है कि जाओ और जो दक्षिण में इतनी ज्यादा दमनकारी नीतियां हो रही हैं उसको रोकिए। तो अब देखो क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो शुरू करते हैं आगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये कहानी समझ में आ रही होगी कि आखिर कहानी है क्या शिवाजी से संबंधित। अभी भी देखो दोस्तों, हम लोग 1663 में आ गए हैं, अभी भी मराठा साम्राज्य की नींव नहीं पड़ी है। तो मराठा साम्राज्य की नींव कब पड़ेगी, 1674 में। तो आगे देखते हैं क्या। अभी सिर्फ एक ये संगठन है और कह सकते हो शिवाजी जो है एक सरदार के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं और सेना को मजबूत करते हुए अलग अलग स्थानों पे कब्जा करते जा रहे हैं। अभी इनके साम्राज्य की नींव नहीं पड़ी है। कहने का तात्पर्य है इनका कहीं पे दरबार नहीं लगता है। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब समय है 8 जनवरी 1664 को, जब सूरत की प्रथम लूट हुई। सूरत की प्रथम लूट, इसमें शिवाजी ने करोड़ों का माल जो है वहां से कह सकते हो लूट लाए। इसमें क्या था कि उन्होंने जो है सिर्फ हीरा चांदी कह सकते हो जो सबसे कीमती धातुएं थी उन्हीं को लेकर आए थे। तो लगभग में करोड़ों का इन्होंने लूटपाट की थी। ये बात जब पता चलती है पुनः औरंगजेब को कि जो है ये सूरत में अब की बार आक्रमण कर दिया है, वहां से लूटपाट कर ली है। तो इसके चलते फिर क्या होता है, औरंगजेब जो है आमेर के शासक जयसिंह को भेजता है कि जाओ और मुगल सेना साथ में लेकर शिवाजी पे आक्रमण करो जाके। अब पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। इधर जो है आमेर के शासक जयसिंह आक्रमण कर देते हैं शिवाजी पे और इसमें शिवाजी परास्त होते हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम हम लोग कहेंगे मुरारी बीजा प्रभु। मुरारी बीजा प्रभु जो है बहुत ही पराक्रम से युद्ध करता है आमेर के शासक के साथ, परंतु इसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। इसके साथ में कहा जाता है लगभग में 600 और मराठों की हत्या कर दी जाती है। फिर मजबूरी में और शिवाजी को जो है पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। पुरंदर की संधि क्या हुई, पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। अब इस संधि में क्या क्या वार्तालाप हुई, अगर इसकी तारीख भी लिखना चाहो क्योंकि पुरंदर की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसकी अगर आप तारीख लिखना चाहें तो 22 जून 1665। 22 जून 1665 को एक संधि होती है और जिसमें क्या बातें होती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आमेर के शासक जो जयसिंह है और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, कहते हैं पुरंदर की संधि उसको। इसमें शिवाजी ने जो है इनके पास 23 किले थे, उसमें से 12 किले जो है मुगलों को दे दिए। इसके साथ ही साथ औरंगजेब था, उसने जो है शिवाजी से कहा कि आप मनसब ले लीजिए। और आप सभी को पता है कि अकबर ने जो है मनसब प्रथा शुरू की थी, तो उन्होंने कहा मनसब ले लीजिए। तो शिवाजी को लगा कि यार हम किसी के नौकर बन के थोड़ी हम रहेंगे, तो उन्होंने अपना जो मनसब था वो अपने पुत्र जो है शाह जी को दे दिया। चलो उसको लिख लेते हैं यहां पे। इस संधि में क्या क्या शर्तें हुई, तो शिवाजी ने 23 किलो में
किलो मतलब वाला किले वाला है। 23 किलो में 12 किले मुगलों को दे दिए, मुगल को दे दिए। इसके साथ साथ अपने पुत्र को 5,000 का मनसब दिया, मनसब दिलवाया। अब क्या था, जो आमेर के शासक जो जयसिंह थे, उन्होंने कहा कि आपसे औरंगजेब मिलना चाहते हैं, आप दरबार चलिए। तो जैसे शिवाजी ने कहा मैं जो है औरंगजेब के दरबार में नहीं जाऊंगा। तो जयसिंह का एक पुत्र भी था जिसका नाम था राम सिंह। तो राम सिंह ने कहा कि शिवाजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आप चलिए। शिवाजी कहते हैं ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो हम चलेंगे। अब शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पे शिवाजी को किस पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है, पंच हजारी पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पंच हजारी क्या होता है। तो जिन जिन को व्यक्तियों को 5,000 का मनसब मिलता था, उन वाले पंक्ति में जो है किसको खड़ा कर दिया गया, शिवाजी को खड़ा कर दिया गया। तो शिवाजी को ये बहुत बात कह सकते हो बुरी लगी कि अरे हमारा कोई सम्मान ही नहीं है। तो शिवाजी ने वहां पे अनाप शनाप जो है औरंगजेब को कहा, अपनी तलवार निकाल ली युद्ध करने के लिए। औरंगजेब कह देता है इनको उसमें डाल दिया जाए, बंदी गृह में डाल दिया जाए, और इनको बंदी बनाकर रख दिया जाता है। अब जो है 1600 कह सकते हो समय का है, 1665 का समय है, और शिवाजी को जो है बंधक में बनाकर जो है एक बंदी गृह में डाल दिया गया है। अब शिवाजी सोच रहे हैं कि हम यहां से निकले कैसे। कहा जाता है कि अगर कोई भी शासक उसके शासक के पास कई कलाएं होनी चाहिए। एक तो वो कूटनीतिज्ञ हो, दूसरे बात उसके पास सातिर दिमाग हो, और ये चीज जो है कूट कूट के भरी थी शिवाजी के अंदर। उनके अंदर सातिर दिमाग था। उन्होंने सोचा कि यार यहाँ बंदी गृह से निकालने कैसे निकले। और इधर राम सिंह और जयसिंह ने वादा किया था कि हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा गारंटी हमारी। तो इन्होंने कई बार उनको निकालने की कोशिश की, निकाल नहीं पाए। शिवाजी ने एक दिमाग लगाया कि किस प्रकार से हम इस बंधक से बाहर निकले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आग्रह किया कि हम जो है गरीबों को दान देना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रोज गरीबों को फल दान करना शुरू किया। फल दान करना शुरू किया तो इसमें रोज रोज जो है कह सकते चेकिंग होती थी कि क्या आया क्या गया। लेकिन जब ये अनवरत चलता रहा ऐसा सिस्टम, तो फिर जांच होना बंद हो गई। इसी का मौका का फायदा उठाया शिवाजी ने क्या किया, अपना भेष बदल लिया और जो टोकरी थी उसमें अपने पुत्र को रखा और अपने को फलवाले बन के और दरबार से निकल गए। और उनके अपने स्थान पे, क्योंकि अब भाई निकल गए तो कहीं ना कहीं उनके स्थान पे भी तो कोई जाएगा। तो कहा जाता है, ये कहानी है, कहा जाता है कि शिवाजी का एक सौतेला भाई था। शिवाजी का सौतेला भाई था जिसका नाम था हीराजी फरजंड। हीरो जी कह सकते हैं, हीरो जी नाम है। हीरो जी फरजंड था, उसको अपने स्थान पे बिठा देते हैं और ये अपने टोकरी में अपने पुत्र को रखकर और एक जो है फल वाला व्यक्ति बनकर ये उस दरबार से निकल जाते हैं। यहां से ये कह सकते हो यहां से हाथ से निकल गए। अब क्या होता है, यहां से निकलने के बाद अब कहानी और गंभीर हो जाती है। औरंगजेब को जब पता चलता है कि यहां से तो शिवाजी भाग गए हैं, तो अब क्या होता है आगे समझते हैं। तो एक बार इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आप सब नोट कर चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है कि सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी। चलो आगे देखते हैं। अब समय आता है 1668 का। 1668 आपने जब मुअज्जम के बारे में पढ़ा होगा या शाह आलम प्रथम के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि इतिहासकार कहते हैं कि ये अंतिम जो है मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बताया था ना। तो यही है 1668 में मुअज्जम जो है शिवाजी के साथ एक संधि करता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि औरंगजेब चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से बीजापुर और गोलकुंडा पे मतलब अधिकार कर लें, और इधर शिवाजी भी लगे हैं कि गोलकुंडा और जो बीजापुर है उस पर हम आकर बस कब्जा कर रहे हैं। तो मुअज्जम ने कहा आपको क्या चाहिए, आप मेरे साथ संधि कर लीजिए। शिवाजी जो है संधि करने को तैयार हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न आया होगा कि शिवाजी ने इनसे संधि क्यों कर ली, ना कोई बात ना कोई चीज। तो शिवाजी ये जानते थे कि अगर हम संधि नहीं करेंगे
तो कहीं ना कहीं हमको घाटा है। अगर हम इनके साथ मिलके फिर जो है बीजापुर पे आक्रमण करेंगे तो बीजापुर के साथ हार जाएंगे, ऐसे हम अकेले कहाँ तक लड़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम मुगल शासकों से भी बीजापुर ले लेंगे। ये कूटनीति थी। तो इन्होंने क्या किया, 1668 में मुअज्जम के साथ संधि की, मुअज्जम के साथ संधि। अब यहाँ पे मैं इसको क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुअज्जम के साथ संधि हुई थी औरंगजेब बहुत खुश हुआ था कि वाह शिवाजी तो मान गए। इसके चलते औरंगजेब ने जो है शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे इसके साथ संधि, और इसमें उपाधि कौन से मिलेगी, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। इसके अलावा कहा कि आप जो है बीजापुर और गोलकुंडा वाले क्षेत्र में, बीजा और गोलकुंडा वाले क्षेत्र में चौथ एवं सरदेश मुखी कर ले सकेंगे। कहा कि ठीक है, आप जो है जो बीजापुर और गोलकुंडा वाला क्षेत्र है वहां पे चौथ एवं सरदेश मुखी कर ले लिया करेंगे। तो ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि चौथ एवं सरदेश मुखी कर क्या था। चौथ था कि जितना भी मराठे वाले क्षेत्र में उपज होती थी उसका 1/4 भाग दान देना पड़ता था वहां पे जो छत्रपति होता था या जो पेशवा होता था। इसके अलावा सरदेश मुखी क्या होता था, वहां पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहाँ पे मराठा थे, यहाँ पे देशमुखी जो है जाति रहती थी, उस पे कर लगता था। कौन सा, सरदेशमुखी। कहा जाता था कि जो देशमुखी का सरदार है उसको जो है कर देना पड़ेगा सरदेशमुखी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब क्या होता है, 1670 का समय आता है जब सूरत की द्वितीय लूट होती है। प्रथम लूट आप पढ़ चुके हैं 1664, 1670 में सूरत की द्वितीय लूट होती है। अब फिर एक प्रश्न आ रहा होगा कि संधि हुई थी तो उसमें तो कहा था कि अब लूट नहीं होगी, और अब क्यों जो है लूट शुरू हो गई। तो इसमें शिवाजी को लगा कि हमारी जो है जो हमारी संधियां हुई थी किसके साथ में, औरंगजेब के साथ, वो मानी नहीं गई हैं। इसके चलते फिर जो है औरंगजेब जो है सूरत की द्वितीय लूट करते, शिवाजी जो है सूरत की द्वितीय लूट करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होता है, शिवाजी जैसे ही लौट के जा रहे थे, मतलब सूरत से लौट कर जा रहे थे, यहां से लगभग में 26 लाख रुपए का उन्होंने जीता था, वो क्या जीता नहीं कह सकते, लूटा था। तो रास्ते में औरंगजेब की सेना खड़ी मिलती है और एक युद्ध होता है, वाड़ी डिंडोरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, वाड़ी डिंडोरी का युद्ध 1670। तो ये आपको याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, ये किसी जो छोटे मोटे पेपर होते हैं, या पेपर तो पेपर होता है, परंतु जो जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फिर आ जाता है कि वाड़ी डिंडी का उगुल का युद्ध कब हुआ था, ये तो आपने सुना ही नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। यही तो अंतर हुआ पीसीएस आईएएस में, या कह सकते हो पीसीएस आईएएस और अन्य एग्जाम में अंतर हुआ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, जो अगर आपने जो है उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, डीपली नहीं पढ़ा होगा, तो फंस जाएंगे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाड़ी डिंडोरी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। 1672 का समय आता है जब सूरत की तृतीय लूट होती है। अब क्या है, 1674 तक आते आते, कब तक, 1674 तक आते आते शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। क्या रखी, मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इस प्रकार से अब जाके जो है 1600 कह सकते हो, उन्होंने 1643 में प्रथम आक्रमण किया था और उसमें उन्होंने किला जीता था सिंहगढ़ का। वहां से लेकर 1643 से 1674, तो कह सकते हो लगभग में 31 साल उन्होंने शिवाजी ने संघर्ष किया है। तब जाके मराठा साम्राज्य की नींव रखी जाती है। किस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे बीजापुर गोलकुंडा वाले क्षेत्र में। तो इधर जो है शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रख दी है, और फिर इनका होता है राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के बाद में फिर जो है आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ था।
तो सूरत की कितनी टोटल जो है लूट हुई? तो 3। कौन कौन से? सूरत की प्रथम लूट, सेकेंड और थर्ड। और कब कब? तो हम बोलेंगे 1664, 1670 और 1672। ठीक है, ठीक है। अब आज हम लोग बात करते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हम कहेंगे 6 जून 1674। 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक होता है, और जिसमें ये जो है छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा इन्होंने नया संवत शुरू किया, और इन्होंने अपनी राजमहिषी किसको घोषित किया? सोयराबाई को। इन्होंने अपना राजमहिषी सोयराबाई को घोषित किया था। आप सभी को पता है कि शिवाजी की 3 पत्नियां थी, आगे हम लोग उसको बात करेंगे। तो हमने बताया राजमहिषी किसको नियुक्त किया? सोयराबाई को नियुक्त किया। अब पूछा जाता है कि इनको जो है किसने जो है वो छत्रपति उपाधि धारण करवाई थी, या कह सकते हो राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है श्री गंगा भट्ट। श्री गंगा भट्ट। श्री गंगा भट्ट ने इनका जो है राज्याभिषेक कराया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया था? तो श्री गंगा भट्ट ने। अब लेकिन क्या होता है, लगभग समय आता है 17 जून 1664। इसमें क्या होता है, इनकी जो माता है जीजाबाई, इनकी हो जाती है मृत्यु। जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है, तो पुनः जो है 24 सितंबर 1664 को ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य है इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। और ये किससे कराया था? तो ये निश्चलपुरी गोस्वामी से इन्होंने राज्याभिषेक कराया था। और इसके बाद में इन्होंने अपना शासन चलाते रहे, और लास्ट में इनकी मृत्यु अगर बात करें तो हम कहेंगे अप्रैल 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है शिवाजी का पूरा शासनकाल रहा है। अब शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं कैसी थी, अष्टमंडल क्या था, उसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो है मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, शिवाजी ने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया, और कैसे उनके शासन का व्यवस्था थी, वो हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये वाला वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।